मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुख्तसर जंग हुई, आपके नज़दीक क्या ये भारत की महज टेक्टिकल मिसकैलकुलेशन थी या डिलिबरेट एस्केलेशन थी? जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, भारत की ये जो जंग थी, मार्का हक बुनियानुल मरसूस, जिसके पाकिस्तान ने जो फिर ऑपरेशन जो लॉन्च किए, वो मिक्सचर थी बहुत सारे फैक्टर्स का। वो एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल मिसकैलकुलेशन थी, वो रीइंफोर्समेंट ऑफ द फेलियर भी थी, और फिर ड्यूरिंग द वॉर जो उन्होंने जिस तरीके की एस्केलेशन की, उस एस्केलेशन को फिर वो एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल नहीं कर सके। तो वो मल्टीपल फैक्टर्स से और उसके ड्राइविंग फैक्टर्स से वो पिछले 15 से 20 साल की वो तमाम पॉलिसी जो इस हिंदुत्वाइज्ड रजीम ने, जो सेफ्रनाइज्ड रजीम थी, मोदी की शक्ल में, आरएसएस की शक्ल में, अजित कुमार डोवल की शक्ल में, जयशंकर की शक्ल में, अमित शाह की शक्ल में, राजनाथ सिंह की शक्ल में, कि जहां पे इन्होंने ये कहा कि ये अपनी जो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान रेटरिक का इस्तेमाल करेंगे अपने इलेक्टोरल कॉलेज को सफाइज करने के लिए। इनका जो जिंगोइज्म था वो इस हद तक, वो कहते हैं जितना इतना ज्यादा झूठ बोलें कि आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। सो इस अमल के ऊपर जब इन्होंने काम शुरू किया तो ये कहीं पे दे लॉस्ट ट्रैक ऑफ रियलिटी। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह का अपने मुल्क को सेटिस्फाई करने के लिए रेटरिक बनाना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान के जितने चाहेंगे टुकड़े कर देंगे और कश्मीर भी ले लेंगे और जीबी भी ले लेंगे और सिंध रिवर पे जो है हम वो भी ले लेंगे वापस। जब ये सारा बयानिया चल रहा था, इतना ज्यादा इसमें नॉइस थी, इतना ज्यादा शोर था कि ये हकीकत से दूर चले गए। ये भूल गए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। ये भूल गए कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की मोस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड हैं। ये भूल गए कि पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स बना था। ये भूल गए कि पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स कायम रहा। ये भूल गए कि पाकिस्तान के बारे में कायदे आज़म ने कहा था कि इस्लाम की आखिरी चट्टान है, देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। दे फॉरगॉट कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, उसके आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, वो बैरूनी दुश्मन और भारत को लेके इकट्ठे हैं। ये भूल गए कि पाकिस्तान की फौज सिर्फ 7 लाख की नहीं है, ये 25 करोड़ की फौज है और भारत के मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और फिर इनको वो इनकी जिंदगी की, भारत की जो आप कहें कि पिछले 70-80 साल की जो सबसे बड़ी गलती थी, वो इन्होंने इस साल मई के महीने में की। और फिर आपने देखा वो जिस जंग को आपने कहा छोटी सी जंग, उस छोटी सी जंग का वाकई में छोटी मतलब दिनों के हिसाब से वो छोटी सी जंग थी, हाँ। लेकिन इम्पैक्ट के लिहाज से उसका इम्पैक्ट सदियों तक सदियों के ऊपर मुहित है। और आपने देखा दैट वॉर प्रैक्टिकली चेंज्ड एवरीथिंग, द आउटलुक ऑफ पाकिस्तान, द आउटलुक ऑफ इंडिया एंड द आउटलुक ऑफ दिस एंटायर रीजन। बिल्कुल अहमद, चूंकि आप पहलगाम हमले से कबल भी और फिर उसके फ़ौरन बाद भी भारतीय मीडिया पर बतौर पाकिस्तानी आप मौक़िफ़ भी पेश करते रहे हैं। भारत की जानिब से जिस तरह का बयानिया और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू किया गया, जिसमें मुस्लिम दुश्मनी, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को बड़ा उभारा गया है और उसमें बस वो किसी भी हद तक गए हैं, क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मैदान में उतरने से पहले ही भारत अपना मुकदमा बयानिया की जंग में हार चुका था? जी, इसमें कोई देयर इज नो डाउट इन इट कि इन्होंने, इनका जो नैरेटिव था वो नैरेटिव की ग्राउंड के ऊपर रूट्स नहीं थी। मिसाल के तौर पे इनका जितना भी बयानिया था इन द वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव या इन द वर्ल्ड ऑफ नैरेटिव वॉरफेयर, वो ये बात करते हैं कि जो बेस्ट नैरेटिव होता है वो वही नैरेटिव होता है जिसमें एलिमेंट ऑफ ट्रूथ सबसे ज्यादा होता है। जिस नैरेटिव में एलिमेंट ऑफ ट्रूथ कम होता है वो आज नहीं तो कल वो धड़ाम से गिर जाता है। नैरेटिव क्रिएशन के अंदर ये बात होती है कि आपने अगर फेक नैरेटिव भी क्रिएट करना है तो उसमें आप 90% आप झूठ बोलें, लेकिन आप उसमें 10% तो कम से कम सच बोलें। अहमद, भारतीय मीडिया जिस तरह बार बार झूठ का बाजार गर्म करता है और फिर हर मर्तबा एक्सपोज होकर दुनिया भर में जग हंसाई का सबब ही बनता है, इसके बावजूद वो उस प्रोपेगेंडे से बाज क्यों नहीं आता? इतनी दफा सुबकी का सामना हुआ है, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? क्या वहां इंतहा पसंद मोदी रजीम का दबाव इतना ज्यादा है या महज टीआरपी की दौड़ है? जी देखें, बात यह है कि आप एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक मॉन्स्टर को खुद क्रिएट करते हैं और फिर आप उसी के गुलाम हो जाते हैं।
उसी तरह ये जो भारतीय मीडिया है, ये जो नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, इस बयानिए को इन्होंने खुद क्रिएट किया। इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की अपने मीडिया के अंदर। अडानी अंबानी के थ्रू इन्होंने भारत का तकरीबन 70 to 80% मीडिया खरीदा बीजेपी ने, और फिर उसके बाद उसके ऊपर इन्होंने बाकायदा तौर पर जहन साजी शुरू की। अपने लोगों को इस्लामोफोबिया इन्होंने जनरेट किया, इन्होंने जीनोफोबिया जनरेट किया, इन्होंने हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लेके आई, अखंड भारत को इन्होंने जो है वो लीग। रिसेंटली देखें ये राजनाथ सिंह की जो स्टेटमेंट थी कि हम सिंध रिवर भी ले लेंगे, सो इस तरह का जिंगोइज्म इन्होंने खुद क्रिएट किया, और उस जिंगोइज्म में इन्होंने हाइपर वेंटिलेटेड तरीके से एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट भी था, पाकिस्तान को इन्होंने कमजोर भी दिखाया और अपने आप को इन्होंने ताकतवर भी दिखाया। जब रियलिटी किक इन की, जब पाकिस्तान ने इनको जवाब दिया, वो जवाब देने के बाद इनके पास कोई फिजिकल ग्राउंड के ऊपर कोई तरीका नहीं बचा था कि पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसका ये काउंटर अटैक कर सके। तो इनके पास कोई एयरफोर्स और नहीं थी कि जो दोबारा आए और अपने जहाज जो है पाकिस्तान के जहाजों को देखे ना, 7 जहाज हमने इनके मार के गिराए, हमारा एक जहाज भी नहीं नीचे गिरा। सो ये ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकल डोमेन के अंदर ये कुछ हुआ। सो इस सारी जो सिचुएशन के अंदर दो वाहिद रास्ता इनके पास बचता था, वो फिर वही फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर, वही मीडिया का रास्ता बचता था, वही नैरेटिव का रास्ता बचता था। हकीकत में ये कुछ कर नहीं सकते थे। जिसके बकौल तो उन्होंने कराची तक जो है ना वो इन्वेड कर दिया था, और बाद में फिर उनकी अपनी अपोजिशन उनसे सवाल कर रही थी कि भाई कहाँ, आप तो कह रहे थे कि आप कराची तक पहुंच गए। इस हद तक हिलेरियस। बिल्कुल वही, जैसा मैंने कहा कि वो जो मॉन्स्टर इन्होंने क्रिएट किया था, अब वो इनकी जान के उस दर पे है। अब वो कह रहे हैं कि भाई आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ, आपने तो कहा था हम पाकिस्तान की फलां टेरिटरी ऑक्यूपाई कर लेंगे और पाकिस्तान हमारे सामने स्टैंड नहीं कर सकता। आपने देखा मार्का ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी जिस तरीके से जिंगोइज्म इंडियन मीडिया के ऊपर आया था, वो ओवर कमिट कर गए थे। तो उनकी फौज जो कहती थी कि हम जंग नहीं लड़ सकते, मीडिया कहता था कि नहीं आपने जंग लड़नी है, अवाम कहती थी कि मीडिया कह रहे जंग लड़नी है तो फौज लड़के दिखाएगी। सारी सिचुएशन में उन्होंने अपना नुकसान करवाया। तो वो मॉन्स्टर जो इन्होंने क्रिएट किया था, वो आहिस्ता आहिस्ता वो मीडिया का मॉन्स्टर वो खुद बीजेपी को और बीजेपी के साथ साथ पूरे भारत को इरोड करके खा रहा है। अच्छा अहमद, ना लाइटर साइड, वैसे आप काफ़ी अरसे से भारतीय मीडिया पर खुद भी अपीयर होते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ प्रोग्राम से पहले किसी प्रोड्यूसर ने आपको कहा हो, कोई गाइडलाइन दी हो कि जी इस लाइन पर किन नुकात पर आपने बात करनी है, या फिर मकसद सिर्फ शोर शराबा ही होता है? नहीं, जर्नली उनका एक टॉपिक होता है, वो बता देते हैं। बाकी तो इस तरीके से कि इस टॉपिक के ऊपर बात होगी, बाकी कोई मुझे क्या कहना है वो तो इनमें जुर्रत नहीं है कि मुझे बताएं। वो तो पहले शो से आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि जो ये मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। अर्नाब वाला जो शो काफ़ी फेमस भी हुआ, तो उसमें भी बात यहीं से शुरू हुई थी ना कि वो मेरे मुंह में लफ्ज़ डालने की कोशिश कर रहा था कि आप भी ये बात करें। तो वो इनको काफ़ी क्लैरिटी है। और बाकी जो है इंडियन मीडिया का आपको पता है कि एक वो के कुछ शोज होते हैं जिन पे आप एक मैसेज कन्वे कर दें तो उसका इम्पैक्ट फिर इंडिया पाकिस्तान हर जगह पे जाता है। वरना तो फिर आपको पता है एक लो ग्रेड मीडिया है, लो ग्रेड इंटेलेक्ट है, एक शाउटिंग कंपटीशन होता है, तो उसमें कोई डेप्थ नहीं होती। बस कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर आप कुछ शोज होते हैं जिनमें आप चले जाएं और उससे फिर ये है कि साउथ एशिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो बस उसके अलावा तो और कोई डेप्थ नहीं है उस मीडिया के अंदर। उसको सही गोदी मीडिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जंग के बाद हमने देखा कि अमेरिका, चीन, खलीजी रियासतों और ईरान का रद्द-ए-अमल आया। क्या ये इस बात की अलामत था कि भारत को अब एक स्ट्रेटिजिकली अनरिलायबल एक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, और आलमी सतह पर क्या मई की कशीदगी के बाद भारत की जो डिटेरेंस क्रेडिबिलिटी है वो सीरियसली हम कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज हो चुकी है? देखिए, मैंने ये टेलीविज़न के ऊपर या मीडिया के ऊपर पिछले 2 साल 2023 के एंड से काम शुरू किया, और आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरी पहली कुछ ट्वीट्स या वीडियोस वगैरह थी, तो उसमें भी मैं हमेशा ये बात कर रहे थे, और सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझते हैं या जो इंडिया के इंटरनल डायनामिक्स को समझते हैं, वो एक बात कर रहे थे कि इंडिया एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और एक चिंगारी होगी जो भड़केगी, और इंडिया की तबाही जो है वो इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वो पे नजर आ रही है। सो आपने देखा कि फिर इसी तरह मार्का हक वो चिंगारी थी
कि जिसने इंडिया के अंदर जितना भी बारूद दफन था, ये जो वॉल की जो इन्होंने हेट्रेड का, नफरत का, तासुब का, इनसिक्योरिटीज का पूरा बारूद जगह जगह लगाया हुआ था भारत के अंदर, वो मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की वजह से वो हर जगह के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने अपनी ऑपोजिशन को भी दीवार के साथ लगाया। कांग्रेस बोल भी नहीं सकती थी। मार्का हक के बाद ब्रीदिंग स्पेस मिली तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर बातें की। फिर उसके बाद जितनी इनके मुल्क के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल थी, सारों को इनकी जो मोदी की हरकतों और जुल्म के नतीजे में जो मार्ज़े वजूद में आई थी, उन सारों में आपने देखा एक सारी इंस्पायर हुई जब पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी के दांत तोड़े। और उसके अलावा आपने देखा कि फॉरेन पॉलिसी डोमेन के अंदर भी जब इंडिया को पाकिस्तान ने अपनी हार्ड पावर प्रोजेक्ट करके दिखाया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, तो इंडिया गॉट बैडली एक्सपोज्ड। और वो हार्ड पावर थी पाकिस्तान की, जिसके नतीजे में हर वो मुल्क जो भारत में अपना इंटरेस्ट भारत के साथ अलाइन करके चलना चाह रहा था, जिसको ये देखें हम पोस्ट ट्रूथ एरा में रह रहे हैं, यहां पे परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। इंडियंस समहाउ मैनेज टू क्रिएट द परसेप्शन कि ये ग्लोबल लीडर हैं, तो सारी दुनिया उसको खरीद रही थी। ये बहुत डेंजरस भी है और ये बहुत टेक्निकल पॉइंट भी है कि जब परसेप्शन रियलिटी से बड़ी हो जाती है, तो हमने ये किया कि हमने उस परसेप्शन को ब्रेक किया मार्का हक में, और हम रियलिटी को सामने लेके आए। यस, और रियलिटी इज कि पाकिस्तान जो है वो कई गुना ज्यादा रिलायबल पार्टनर है एज कंपेयर टू इंडिया। पाकिस्तान आजकल की दुनिया में जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके साथ पाकिस्तान अलाइंड है, इंडिया अलाइंड नहीं है। पाकिस्तान जो है वो फ्लेक्सिबल है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को एज अ टूल ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स इस्तेमाल नहीं करता, एक रीजनेबल, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल पार्टनर है। इसी वजह से मार्का हक के प्रीटेक्स्ट के साथ अगर अब कोई भी मुल्क रिलायबल पार्टनर्स की तलाश करेगा तो जाहिर है पाकिस्तान को देखेगा, भारत को नहीं देखे। और दूसरा, मोदी रजीम के तहत जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी या आरएसएस ड्रिवन स्टेट बिहेवियर है, क्या यही नजरियाती इंतहा पसंदी भारत को आलमी सतह पर आइसोलेट करी है? देखिए, दुनिया की कुछ नो गो एरियाज होते हैं। पूरी दुनिया एक्सपेंशनिज्म को इतने अच्छे तरीके, स्पेशली जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है और फिर वो एक्सपेंशनिज्म के तौर पे जो तबाही पूरे मिडल ईस्ट में लेके आ रहे हैं, फिर उसके बाद जो भारत उसी तर्ज के ऊपर जो ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है, दुनिया को अच्छी निगाह से नहीं देखती। फिर ये जो हिंदुत्वाइज्ड आपने इनकी पॉलिसी की बात की, उसी के तहत इन्होंने कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर करवाया। पिछले 2-3 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ है। अमेरिका के अंदर गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए। फिर और भी सिख लीडर्स है जिनके ऊपर इन्होंने टेररिस्ट अटैक्स करवाए, लॉरेंस बिश्नोई को इस्तेमाल करते हुए। इंग्लैंड के अंदर इन्होंने जो सिख राइट एक्टिविस्ट थे अवतार सिंह खांडा, उसको जहर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी भी एक दहशतगर्दी की, उससे पहले भी ये सिखों को वहां पे टारगेट करते रहे। बांग्लादेश के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली आप आज जो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट जी, उसके अलावा इन्होंने म्यांमार में दहशतगर्दी की, नेपाल के अंदर अभी जो रेवोल्यूशन आई उससे पहले इनकी जो दहशतगर्दी के वाकयात सामने आए। तो इस सारी सिचुएशन में हुआ ये है कि पिछले 70 सालों से साउथ एशिया में तो दहशतगर्दी कर ही रहे हैं, मुक्तिबानी क्रिएट कर रहे हैं, टीटीपी, बीएलए, तमिल टाइगर्स, लेकिन वेस्ट का एक अपना थॉट प्रोसेस है, वेस्ट का एक अपना माइंडसेट है, और दुनिया इस वक्त इज लेड बाय द वेस्ट। वेस्ट में जो चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाए वो फिर दुनिया अंडरस्टैंड करती है उसको। तो हम पिछले 70 साल से कह रहे हैं इंडिया दहशतगर्द है, लेकिन हमें उस तरह का रिव्यू नहीं मिल रहा वेस्ट से। अब यह है कि एक तो मार्का हक का प्रीटेक्स्ट है, फिर उसके बाद इंडिया ने वेस्ट के अंदर जो दहशतगर्दी करवाई है, तो अब पूरी दुनिया भारत को देख रही है जिस तरह दुनिया को देखना चाहिए, एज अ टेररिस्ट स्टेट। और फिर जिस जिल्लत आमेज अंदाज में हमने देखा है कि भारत जो है वो मई की जंग हारा, आप उसके नतीजे में भारतीय फौज के जो अंदरूनी हालात और आलमी सतह पर जो उनका इमेज गया है, आप क्या देख रहे हैं कि वो किस हद तक मुतासिर हुए, और क्या भारत दोबारा कोई मिस एडवेंचर कर सकता है इस तरह का? देखें, इंतहाई फ्रैक्चर्ड आर्मी सामने आई है। जब इन्होंने जंग की बात की, आपने वो याद होगा कि जो नॉर्दर्न कमांड, जो कि स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जंग करनी थी, ये मई वाली, उसके कमांडर को इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि वो जंग नहीं करना चाह रहा था। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के पेपर्स जो हैं वो लीक हुए, जिसमें लिखा हुआ था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें रेजिग्नेशंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। गोरखास जो हैं उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया इस जंग को, जो कि कटिंग एज है इंडियन आर्मी का। फिर इनकी जो सिख रेजिमेंट्स हैं, यानी आप इंडियन आर्मी को अगर देखें, इफ यू टेक आउट द गोरखास एंड द सिख्स, तो पीछे वो कबाड़ बचता है सिर्फ।
सो इन्होंने जो 6th रेजिमेंट सीन की, उन्होंने भी उस तरीके से इनको सपोर्ट नहीं किया। इनकी आर्मी को जब इन्होंने कहा कि ग्राउंड इन्वेजन हो सकता है, तो उसने कहा कि हमें तो एयरफोर्स ही कवर नहीं देती। और एयरफोर्स का आपने हाल देख लिया कि कैसे हुआ कि दुनिया की तारीख में इस तरीके से इतने ज्यादा जहाज इतने कम टाइम पीरियड में नहीं गिरे होंगे जितने उस 2 घंटे के अंदर गिरे। और ये एक रिकॉर्ड है इन इटसेल्फ, दुनिया की तारीख की शायद सबसे बड़ी एयर बैटल थी और सबसे स्विफ्ट। पाकिस्तान ने जिस तरीके से विद इन 2 आवर्स उनकी पूरी एयर सुपीरियोरिटी को खत्म करके रख दिया। आईएनएस विक्रांत का जो कमांडर था नेवी की, जहां तक आप बात करती हैं, जो इनकी एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके कमांडर का इन्होंने कोर्ट मार्शल किया ऑपरेशन सिंदूर का सो कॉल्ड, उसके फौरन बाद। सो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स, अब आप देख लें इनके चीफ के ऊपर भी जो बातें चल रही हैं, एयरफोर्स चीफ के ऊपर। सो इस सारी सिचुएशन में इंडियन आर्मी हैज अपीयर्ड टू बी मोर फ्रैक्चर्ड देन एवर। बिल्कुल डरे हुए हैं, अनप्रोफेशनल, अंडर कॉन्फिडेंस, और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म से हटके इंडियन आर्मी में एक चीज रह गई है जो कि है लॉयल्टी टू हिंदुत्व, लॉयल्टी टू सैफरॉन। सो उसके ऊपर इंडियन आर्मी के अंदर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि हमने पोलिटिसाइज कर दिया अपनी फौज को और हम पाकिस्तान जैसी प्रोफेशनल आर्मी के साथ करने के काबिल नहीं रहे। सो ये इनका पूरी दुनिया के सामने इमेज गया और वो वाज़े तौर पर सबके सामने गया। अच्छा, भारत के अंदर जो बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया है, मिसाल के तौर पर हालिया वाकया देख लें आप, जहां पर एक मुस्लिम बच्ची का हिजाब खींचा गया, क्या ये भारत के इंटरनल मॉरल कोलैप्स की अलामत नहीं है? चूंकि अब ऐसे वाकयात दुनिया भर में नुमाया हो रहे हैं, आलमी तंजीमें उन्हें खतरनाक करार दे रही हैं, तो क्या आइंदा हम भारत पर किसी किस्म की बैनुल अक़वामी पाबंदियां लगते देख सकते हैं? देखिए, बात यह है कि दुनिया का जो ऑर्डर है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वो चेंज हो रहा है। इस ऑर्डर में पहले दुनिया में एक प्लेयर होता था, अमेरिका प्लेयर था, एंड इट वाज अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड। अब मल्टीपल प्लेयर्स इमर्ज कर रहे हैं, एक तरफ चाइना कर रहे हैं, एक तरफ रशिया कर रहे हैं। इससे पहले दुनिया में न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर होता था, जिसमें इंटरनेशनल लॉ की बात होती थी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात होती थी, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे पॉलिसी मेकिंग होती थी, और कहा जाता था कि हमें टू सम एक्सटेंट एक रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। और एक बुनियादी नुक्ता जो है, यानी इंटरनेशनल अरीना में रूल ऑफ लॉ को बुनियादी नुक्ता जो होता था वो ये होता था कि जंग जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है। उसकी जगह अब दुनिया में आ रहा है न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि आपके इंटरेस्ट इंटीग्रल होते हैं और जंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। जंग के आपको एक ही सूरत में अवॉइड हो सकती है अगर आप केयरफुली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके अपने दुश्मन को डिटर कर सकें। तो जहां तक भारत की बात है, इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भारत जो है वो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अपने आप को चेंज करने में बहुत बुरी तरह नाकाम रहा है। और इस सारे जो चेंजिंग सिनेरियो है, इसमें जो आपको दुनिया नजर आ रही है, उसमें आपको वो ममालिक नजर आ रहे हैं, एक जो दुनिया में पीस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और जो नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अलाइन करना चाहते हैं। फिर देयर आर सर्टन कंट्रीज जो कि ये चाहते हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसमें मजीद केओस आए, इसमें एनार्की आए, इसमें दहशतगर्दी आए, ताकि हमारी जो हुकूमतें हैं वो कायम रहें। वो 3 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, एक भारत है, दूसरा इसराइल है और तीसरा अफगानिस्तान है। सो इन तीनों मुल्कों का एजेंडा ये है कि ये दोबारा से दुनिया के अंदर केओस और एनार्की करवाएं। और जो प्रेशर इस वक्त इसराइल के ऊपर आ रहा है कि वो गाजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, और जो प्रेशर इंडिया पे आ रहा है कि वो आरएसएस और हिंदू राष्ट्र आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि वो जो इस वक्त पूरी दुनिया भारत और इसराइल को देख रही है, जो दोबारा से यहां से हटा के मुसलमानों और एंटी मुस्लिम और इस्लामोफोबिया की तरफ लेके जाई जाए। सो पूरी दुनिया इस वक्त इन 3 ममालिक के खिलाफ बाकायदा तौर पे खड़ी है। और आपको जान के बहुत हैरत होगी कि जो अमेरिका में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी इस सोच के खिलाफ खड़ी है। वो भी कहती है कि हम दुनिया में जंगें नहीं होनी चाहिए, उनका अपना इसके अंदर फायदा है। वो चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज पुल आउट करें। अमेरिका पे तो $37 ट्रिलियन का खर्च है, कर्जा है अमेरिका के ऊपर, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी जंगों से निकलें, वरना अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकेगा। सो ये 3 मुल्क हैं वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक जंग चल रही है जो कि इस वक्त हमारी आंखों के सामने हमें नजर नहीं आ रही। रीजन में तो एक क्योस फैला रहा है, लेकिन अंदर उसके अपने भी तो मामलात बड़े ख़राब हैं। नागालैंड आपने खुद भी पहले जिक्र किया, मणिपुर, आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान और खालिस्तान। क्या भारत इस वक्त मल्टीपल इंटरनल फॉल्ट लाइंस पर डोंट यू थिंक खड़ा है? आपको लगता है कि भारत एक ओवर सेंट्रलाइज्ड यूनियन बनता जा रहा है जो इवेंचुअली इम्प्लोड कर सकता है? उसके अपने इंटरनल फैक्टर्स इतने ज्यादा हैं। साल की, जी बिल्कुल, आप पिछले 5000 साल की अगर तारीख देखें तो, और द पास्ट 1000 ईयर्स, पिछले 1000 साल में भारत कब रहा है एक यूनियन की फॉर्म में?
सिर्फ उस वक्त जब एक मुसलमान रूलर भारत को रूल कर रहा होता था। उसकी वजह यह थी कि मुसलमानों का जो पॉलिटिकल कॉन्शियंस है या कलेक्टिव पॉलिटिकल कॉन्शियंस है, उसमें एक सियासी निजाम है। वो सियासी निजाम ये है कि छोटा सा दारुल खिलाफा होता है, सेंट्रलाइज्ड, और बड़ी रियासतें होती हैं। ये मुसलमानों के डीएनए में, खून में, ब्लड में शामिल है। लिहाजा मुस्लिम्स जब भारत के अंदर आते थे और भारत को रूल करते थे तो वो ऐसे ही होता था, वो भारत को यूनाइट करके रखते थे। ऑन कॉन्ट्रेरी, फॉर द पास्ट 1000 या फॉर द पास्ट 5000 ईयर्स, जो जहां के जो लोकल हिंदूज हैं उनका अपना एक सियासी नजरिया और सियासी सोच होती है। वो छोटी छोटी रियासतों में डिवाइडेड रहते हैं। राजास जब आपस में एक दूसरे के साथ उनके बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो अलायंस बन जाते हैं, वरना वो लड़ते लड़ाते रहते हैं। ये हमेशा से, इट ऑलवेज टुक अ मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। अभी 1000 साल के बाद ये एबनॉर्मेलिटी हुई है इंडिया में कि इंडिया जो है इस फॉर्म में इकट्ठा हुआ है अंडर अ हिंदुत्वाइज्ड लीडरशिप, अ ब्राह्मणाइज्ड लीडरशिप। सो ये इट्स अ नॉन स्टार्टर सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन। और अब जो इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया है, जो ब्लंडर्स कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के इंटरनल ब्लंडर्स कर रहे हैं, इट इज ओनली नेचुरल कि इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और इंडिया में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, एक्टिव फ्रीडम स्ट्रगल्स, वो भारत है। 120 दुनिया की तारीख की सबसे पुरानी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो इंडिया के अंदर है, नागालैंड के अंदर। सो ये सारी सिचुएशन जो है ये उसी तरफ जा रही है, क्योंकि ये सस्टेन मॉडल ही नहीं है इनके पास अपने मुल्क को इकट्ठा रखने का। बिल्कुल। और